आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सब तरफ से एडवाइस आना शुरू हो जाती है। 2 के बराबर खाना खाओ, पाइनएप्पल खाना डेंजरस होता है, पपाया खाने से मिसकैरेज हो सकता है। तो आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और ट्राइमेस्टर वाइज हम लोगों की क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल और कैलोरीफिक नीड्स होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल फैक्ट्स प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में टोटल वेट गेन ऑन एन एवरेज होता है 11 to 16 kgs, जिसमें से 1 to 2 kg होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 to 6 kg सेकेंड ट्राइमेस्टर में और मैक्सिमम वेट गेन 7 to 8 kgs का आपके लास्ट के 3 मंथ्स या लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बहुत ज्यादा कैलोरी नीड्स एक्स्ट्रा की नहीं होती है, ज्यादा वेट गेन भी नहीं होता है। सिंपली अगर 1 कप मिल्क या 1 फ्रूट भी आप एक्स्ट्रा पर डे ले लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। एक बैलेंस डाइट और बैलेंस प्लेट का जो कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी थाली में 50% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सैलेड होने चाहिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चपाती, ब्राउन राइस और मिलेट्स होने चाहिए और रिमेनिंग 25% में प्रोटीन्स जैसे कि आपकी दालें हैं, पनीर है, कर्ड है, सोयाबीन है और एग्स हैं, ये होने चाहिए। साथ में ही 1-2 चम्मच घी या थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इन सबको मिला के बनती है आपकी एक परफेक्ट बैलेंस्ड प्लेट। प्रेगनेंसी डाइट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको थ्रू आउट 9 मंथ्स फॉलो करना है। सबसे पहली बात, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ खाते रहें, एक साथ बहुत सारा खाना मत खाएं। 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पिएं। लोकल और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी मार्केट में आ रहे हैं उनको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। होल ग्रेन्स और सीरियल्स को अपने डाइट में लीजिए। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनकुक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मत लीजिए, उनको सबको बॉईल करके, इवन स्प्राउट्स भी अगर आप ले रहे हैं तो उनको बॉईल करके लीजिए। एक्सेसिव टी और कॉफी मत लीजिए। दिन में 1 कप कॉफी या 2 कप चाय प्रेगनेंसी में इतना सफिशिएंट होता है। अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग आपको टोटली अवॉइड करना है। तो प्रेगनेंसी डाइट का फंडा बिल्कुल सिंपल है, आपको खाना डबल नहीं बल्कि न्यूट्रिशन डबल लेने की जरूरत है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सैंपल डाइट चार्ट जो आप थ्रू आउट 9 मंथ्स फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठते ही 6 से 7 बजे आप ले सकते हैं 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर या लेमन वाटर और साथ में ओवरनाइट सोक करे हुए कुछ नट्स जैसे कि आलमंड्स या वॉलनट्स। इससे आपके मेटाबॉलिज्म को एक फ्रेश स्टार्टिंग मिलती है और बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहता है। इसके बाद 8 से 9 बजे आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जिसमें पोहा, ओट्स और फ्रूट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स और मिल्क ले सकते हैं। इससे आपको मिलती है दिन भर के लिए एनर्जी, कुछ विटामिन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मिड मॉर्निंग में 11 से 12 बजे आप ले सकते हैं 1-2 फ्रूट्स और कुछ नट्स और सीड्स। इनसे आपको मिलेगा फाइबर, एनर्जी, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा डोज। दोपहर को 1 से 2 के बीच आप ले सकते हैं अपना प्रॉपर लंच जिसमें कि रोटी, सब्जी, दाल चावल, कर्ड, सैलेड, पापड़, ये सब लेके आप अपना एक बैलेंस्ड मील बना सकते हैं। इवनिंग में 4 से 5 के बीच आप इवनिंग स्नैक ले सकते हैं लाइट, जिसमें बटर मिल्क या छाछ ले सकते हैं, आप स्मूदीज ले सकते हैं या कोई एक आधा फ्रूट ले सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और आपका ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगा। अब आते हैं रात के खाने पर। ये आप 7 से 8 बजे के बीच ले सकते हैं, यानी कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले। डिनर आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। आप ले सकते हैं खिचड़ी या दाल और वेजिटेबल, या आपको सूप्स पसंद हो तो आप सूप्स भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देर से सोते हैं या आपको रात को भूख लगती है तो सोने से पहले आप 1 ग्लास हल्दी वाला दूध ले सकते हैं जो आपको स्लीप अच्छी आने में हेल्प करेगा। तो ये बेस प्लान जो है वो आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपको हर ट्राइमेस्टर में क्या स्पेसिफिक चीजें अलग से खाने की जरूरत है, इस पर अब हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की फाउंडेशन ले हो रही होती है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जैसे कि फोलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन B6, B12 और थोड़ा सा आयरन। फोलिक एसिड बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली इसको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से। ये आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक में, बीन्स में और फोर्टिफाइड सीरियल्स में। सब्जियों को ओवर कुक ना करें क्योंकि इसकी वजह से आपके फोलिक एसिड और दूसरे विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए स्टीम्ड वेजिटेबल्स अगर आप खाएं तो वो आपके लिए बेस्ट हैं।
इसके अलावा आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिंजर टी, मिंट टी, लेमन वाटर या जीरा वाटर भी ले सकते हैं। इससे आपके नोजिया में रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है फोलिक एसिड। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फंडा बिल्कुल सिंपल है, जो भी पेट में टिक जाए उतना खाइए और बिना टेंशन के खाइए। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है, तो क्या ये सही है? पार्शियली सही है। अगर आप कच्चा पपीता यानी कि अनराइप पपीता खाते हैं तो उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट हो सकते हैं और मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पका हुआ राइप पपीता खाते हैं तो वो इनफैक्ट आपके लिए न्यूट्रिशियस है, उससे मिसकैरेज का रिस्क बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 से 6 महीने के बीच का सफर, इस समय डेवलप होती हैं बेबी की बोन्स और मसल्स, बेबी के ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है और बेबी बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो इस समय एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पर डे अराउंड 300 to 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, यानी कि एक हेल्दी सैंडविच या एक बोल दाल राइस का आपको पर डे एक्स्ट्रा लेना है। इस ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की और प्रोटीन्स की। हमें लेने हैं कुछ आयरन रिच फूड्स जैसे कि पालक, मेथी, गुड़, चना, लेंटिल्स, बीन्स, साथ ही कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनानास और एप्पल्स। कैल्शियम हमें मिलेगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, चीज में और योगर्ट में। विटामिन डी के लिए सनलाइट और फोर्टिफाइड फूड्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेना है मिल्क, एग्स, चिकन और लेग्यूम्स। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको तरह तरह की फूड क्रेविंग्स होती हैं। कभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो कभी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे में अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के साथ साथ आप न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। जैसे चॉकलेट के साथ थोड़े से नट्स और सीड्स ले सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आपकी क्रेविंग भी। जंक फूड, डीप फ्राइड फूड या हाई शुगर लोडेड फूड सेकंड ट्राइमेस्टर में अच्छे तो बहुत लगते हैं, क्रेविंग्स भी होती है, बट ये सब हमें अवॉइड करने हैं, एक्सेस में नहीं लेना है, क्योंकि हमें हेल्दी वेट गेन करना है सिर्फ 5 to 6 kg का। अब आते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर पे। इस समय बेबी रैपिडली ग्रो करता है, फाइनल डेवलपमेंट बेबी का कंप्लीट होता है और मदर का बॉडी प्रिपेयर होता है लेबर और डिलीवरी के लिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इस ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम होती है, अराउंड 400 to 450 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नीडेड होता है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के साथ साथ इस ट्राइमेस्टर में हमको एक्स्ट्रा फाइबर और हाइड्रेशन की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, लेग क्रैम्प्स, ये सारे प्रॉब्लम्स इस ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और बनानास में, और फाइबर के लिए हमें चाहिए होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप 2.5 से 3 लीटर पानी, सूप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ये सब चीजें आप ले सकते हैं ताकि आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करिए ताकि एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो। कैफीन और प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करिए और रात को सोते समय 1 कप वार्म मिल्क और डेट्स ले सकते हैं ताकि आपको नींद अच्छी आए और आपका डाइजेशन बेटर रहे। आप लोग कई बार पूछते हैं कि क्या चाय कॉफी पीने से बेबी काला पैदा होता है या कोकोनट वाटर और मिल्क पीने से गोरा पैदा होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी का कलर उसकी जीन्स पे डिपेंड करता है, ना कि आपके खाने पर। तो प्रेगनेंसी में ईटिंग फॉर 2 का मतलब खाना डबल खाना नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन को डबल करना है। आई होप इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी के डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपको अपने कौन से ट्राइमेस्टर का डाइट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना डेंजरस होता है या फिर ये एक हेल्दी डिलीवरी का सीक्रेट है? चलिए समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको प्रेगनेंसी में अक्सर इग्नोर किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी कोई डिजीज या बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर करता है डिलीवरी के लिए। तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है जितना कि राइट न्यूट्रिशन।
चलिए अब एक नजर डालते हैं कि एक्सरसाइज करने से प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इससे बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। इसके बाद आपको बैक पेन, क्रैम्प्स और स्वेलिंग में रिलीफ मिलता है, ये सब चीजें कम हो जाती हैं। हेल्दी वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन और मूड स्विंग्स कम होते हैं, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपके पेल्विक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग बनते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। सो एक्सरसाइज इज इक्वल टू हैप्पी हॉर्मोन्स इज इक्वल टू हैप्पी बेबी। बट हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है और रेस्ट एडवाइस किया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, या आपका फ्लूइड लीक कर रहा है, प्लासेंटा की पोजीशन अगर लो डाउन है, प्लासेंटा प्रीविया जिसको हम कहते हैं, या आपको प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं यूट्रस में, या आपकी ट्विन या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इन सब कंडीशंस में आपको एक्सरसाइज करना अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी आपका सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो माउथ होता है वो वीक होता है, या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होती है, हार्ट डिजीज होती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको एक्सरसाइज अवॉइड करने को कहा जाता है। तो इन सभी कंडीशंस में अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज कभी भी करनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऐसा करें। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक्सरसाइज करने से आपकी सांस फूल रही है, थकावट हो रही है, या आपको डिजीनेस हो रही है, तो तुरंत स्टॉप कर दें। हमेशा अपनी बॉडी की बात सुने और उसको समझें। सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। और कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करिए। ऐसा नहीं है कि वो इतना एक्सरसाइज कर पा रही है तो मुझे भी इतना ही करना है, या लास्ट प्रेगनेंसी में तो मैं इतना कर लेती थी बिना थके, इस प्रेगनेंसी में नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब कंपैरिजन्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अपने आप में यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करिए और अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझिए। तो प्रेगनेंसी में कितनी एक्सरसाइज करना सेफ है और कितना आपको करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का फंडा बिल्कुल सिंपल है। आपको एक्सरसाइजेस करनी है जितना आप कर पाएं। मॉडरेशन इज द की। एक्सरसाइज यूजुअली आप कर सकते हैं हफ्ते में 5 दिन, रोज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप एक साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप 30 मिनट्स नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप अपने एक्सरसाइजेस को दिन में 3 बार 10-10 मिनट करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले अपने बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखिए और अपने न्यूट्रिशन और डाइट का ध्यान रखिए। और एक और चीज पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है, और एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स कभी भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है वॉकिंग। 20 to 30 मिनट्स का जेंटल वॉक आप कभी भी कर सकते हैं। बस कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, अपने शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखिए, स्लिपरी सरफेसेस अवॉइड करिए। डेली रेगुलर वॉक करने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और आपका डाइजेशन और मूड भी बेटर रहता है। दूसरी सेफ एक्सरसाइज है स्विमिंग। अगर आपके पास वेल मेंटेन्ड हाइजीनिक स्विमिंग पूल अवेलेबल है तो डेली 20 to 30 मिनट्स की आप स्विमिंग कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रोक्स जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक्स आप कर सकते हैं, या स्विमिंग पूल में इटसेल्फ वॉक भी करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर भी कम आता है, और आपकी स्वेलिंग में भी आपको रिलीफ देखने को मिलता है। बस इतना ध्यान रखिए कि स्विमिंग पूल कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, आपको वाटर से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी डीप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं। इसके लिए आप कहीं पे भी एक कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, अपना एक हाथ चेस्ट पे रखिए और दूसरा हाथ बेली पर रखिए। इसके बाद आप अपने नोज से धीरे धीरे इनहेल करिए और माउथ से धीरे धीरे एक्सहेल करिए। ऐसा आप 5 से 10 बार करिए और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, और डिलीवरी के टाइम पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी की 4th इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। इससे आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग बनता है और आपको डिलीवरी के टाइम पर इससे काफी हेल्प मिलती है, और डिलीवरी के बाद यूरिन लीकेज और प्रोलैप्स की प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। इसको आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इमेजिन करिए कि आपको बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है और आपको उसको रोकना है। तो आपको अपनी सारी की सारी पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 सेकेंड के लिए, और धीरे धीरे से रिलैक्स करना है 5 सेकेंड्स के लिए। ऐसा आप 10 बार करिए, दिन में 2 से 3 बार। एंड फाइनली आप प्रीनेटल योगा या जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थ्रू आउट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी सेफली कर सकते हैं। इनमें 3 पोजेस बहुत सेफ और इजी हैं, जैसे कि कैट काउ पोज, बटरफ्लाई और आपके वॉल स्क्वैट्स। कैट काउ पोज करने के लिए आप अपनी बॉडी को अपने दोनों हैंड्स और नीज पर रेस्ट करिए।
इसके साथ ही इनहेल करते समय यानी कि सांस अंदर लेते समय अपने हेड को लिफ्ट करिए और अपनी बैक को लोअर डाउन आर्च करिए। दूसरा है एक्सहेल करते समय आप अपने हेड को लोअर डाउन करिए और बैक को राउंडेड बनाइए। ऐसा आप 8 से 10 बार डेली कर सकते हैं। इससे आपको बैक पेन में काफी रिलीफ मिलता है। बटरफ्लाई पोज को करने के लिए कंफर्टेबली बैठ जाएं। दोनों फीट को आपस में ज्वाइन करें और अपने हाथों से फीट को होल्ड करें। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने दोनों नीज को अप एंड डाउन फ्लैप करें। बहुत ज्यादा जर्की मूवमेंट्स नहीं करना है, इसको आप स्लोली करिए और दिन में कई बार 8 से 10 बार आप कर सकते हैं इसको। इससे आपका जो पेल्विस है वो ओपन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। वॉल स्क्वाट्स करने के लिए वॉल का सपोर्ट लेके खड़े हो जाइए और धीरे धीरे अपने नीज को बेंड करिए और सिटिंग पोजीशन में पहुंच जाइए। 5 से 10 सेकंड के लिए अपने बॉडी को इसी पोजीशन में होल्ड करिए और उसके बाद धीरे धीरे वापस से आप सीधे खड़े हो जाइए। इसको दिन में आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। इससे आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग बनते हैं और थाइस की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। अब मैं आपको ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप पेल्विक टिल्ट्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपने बैक पर लेट जाएं, अपने नीज को बेंड करें और फीट फ्लैट रखें। इसके बाद इनहेल करते समय आप अपने टमी को टक करें और स्पाइन को फ्लोर की तरफ ले जाएं। एक्सहेल करते समय आप रिलैक्स करें। इसको करने से आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जंपिंग, ट्विस्टिंग और हैवी लोड वाली एक्सरसाइजेज अवॉइड करिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और बेबी बम्प अप विजिबल हो जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज आप इस ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, जैसे कि साइड लेग रेजेस, मॉडिफाइड स्क्वाट्स और योगा के कुछ पोजेस जैसे कि चेयर पोज और वॉरियर पोज। साइड लेग रेजेस करने के लिए वॉल के पास खड़े हो जाइए और अपने लेग को साइडवेज 30 डिग्री तक लिफ्ट करिए। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए और वापस ले आइए। इसको करने से आपके हिप और थाई मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। मॉडिफाइड चेयर पोज करने के लिए अपने हैंड्स स्ट्रेट रखिए शोल्डर लेवल पे, दोनों फीट थोड़ा सा दूरी पर रखिए और इसके बाद नीज को बेंड करिए एज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए और इसके बाद धीरे धीरे खड़े हो जाइए। अपना बैक स्ट्रेट रखिए और नीज को लॉक मत करिए, इससे आपका पेल्विस स्ट्रांग बनता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैवी वेट्स और क्रंचेस आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के 3 मंथ्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना है और अपनी बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। इस समय आप पेल्विक रॉक्स, सपोर्टेड स्क्वाट्स और टेलर सिटिंग कर सकते हैं। पेल्विक रॉक करने से आपको बैक एक में रिलीफ मिलता है और बेबी का हेड एंगेज करने में भी हेल्प मिलती है। सपोर्टेड स्क्वाट्स करने से आपका पेल्विस ओपन होता है और डिलीवरी का प्रोसेस इजी हो जाता है। टेलर पोज यानी कि क्रॉस लेग बैठने से आपका पेल्विक अलाइनमेंट और आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने से आपको बटरफ्लाई पोज, डीप स्क्वाट्स, पेल्विक रॉक्स, ब्रीदिंग और कीगल्स एक्सरसाइजेस का कॉम्बो और टेलर सिटिंग की पोजेस वाली एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए झाड़ू पोछा कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है और आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। बट उसकी वजह से अगर आपको पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है तो वॉकिंग या आपके जो पेल्विक टिल्ट्स हैं दे आर अ बेटर ऑप्शन। दूसरा कॉमन सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि क्या एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज हो जाता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइजेस करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर मैंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करी है तो क्या अब मैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हूँ? वेल, डेफिनेटली यू कैन डू इट। इट्स बेटर लेट देन नेवर। थोड़ा सा स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट करिए और धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि करीना कपूर खान जो कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने 8th मंथ तक योगा किया है। सेरेना विलियम्स जो कि फेमस टेनिस प्लेयर है, उन्होंने 8th मंथ तक प्रोफेशनल टेनिस खेला है। गैल गैडोट ने जो है प्रेगनेंसी में एक्शन सीन्स शूट किए हैं और अभी हाल ही में रिसेंटली में आपने सुना होगा कि वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में एक लेडी ने 8th मंथ की प्रेगनेंसी तक हैवी वेट लिफ्टिंग करी है। तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करना सेफ है, इनफैक्ट बेबी के लिए यूजफुल है। बस आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग की। सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी एक्सरसाइजेस करिए, कल से नहीं, आज से, अभी से। प्रेगनेंसी में हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अंदर ग्रो कर रही उस छोटी सी जान के लिए भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह
हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में वैक्सीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे बेबी को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से वैक्सीन्स लगवाना बिल्कुल जरूरी है, कौन से ऑप्शनल हैं और कौन से वैक्सीन्स हमको प्रेगनेंसी में नहीं लगवाने चाहिए। सो लेट्स जैब इनटू इट। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीनों में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं और बेबी की फाउंडेशन बन रही होती है। तो ऐसे में हमें लाइव वैक्सीन्स अवॉइड करने होते हैं। वैक्सीन्स जैसे कि MMR वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, लाइव ओरल टाइफॉइड वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन भी हमें अवॉइड करना चाहिए अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू नीड इट फॉर ट्रैवलिंग। बिकॉज लाइव वैक्सीन्स जो हैं प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंचते हैं और इस फेज में हम बेबी को बिल्कुल भी रिस्क पर डालना नहीं चाहते। तो कौन से वैक्सीन्स आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफली ले सकते हैं? सबसे पहला इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन, इसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन को आप ले सकते हैं और अगर Tdap वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो टेटनस का इंजेक्शन भी आप फर्स्ट 3 मंथ्स में सेफली लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन कराने से आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं एंटीबॉडीज जो इनडायरेक्टली बेबी को ट्रांसफर होते हैं और बेबी को प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि बेबी की बर्थ से पहले ही ये आपका गिफ्ट हैम्पर है बेबी की प्रोटेक्शन के लिए। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी वैक्सीन है TT यानी कि टेटनस टॉक्साइड। इसके 2 डोजेज लगते हैं। आइडियली फर्स्ट डोज 20 वीक से पहले लगता है और सेकेंड डोज पहले डोज के 4 वीक्स यानी कि 1 महीने के बाद लगवाया जाता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लास्ट 3 इयर्स में आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा है तो एक ही डोज सफिशिएंट होता है। आज की डेट में हमारे पास टेटनस से बेटर वैक्सीन अवेलेबल है जिसको कि हम Tdap कहते हैं। ये टेटनस के साथ साथ बेबी को डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ जैसी डेंजरस बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। Tdap का प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही डोज लगता है और आइडियली ये 27 to 36 वीक्स के बीच में लग जाना चाहिए। इससे मदर की बॉडी में डेवलप होते हैं एंटीबॉडीज और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये एंटीबॉडीज फ्रीली प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंचते हैं और बेबी को इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट वैक्सीन है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये आइडियली किसी भी ट्राइमेस्टर में दिया जा सकता है इंक्लूडिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट इट इज बेस्ट टू गिव इट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसके 3 डोजेस प्रेगनेंसी में लगवाए जाते हैं 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। अगर इसका इम्यूनाइजेशन प्रेगनेंसी होने से पहले स्टार्ट हो गया है, इवन देन वी कैन कंटिन्यू इट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन इन दी पोस्टपार्टम पीरियड। ये वैक्सीन आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही बेबी को एट बर्थ हेपेटाइटिस होने से प्रोटेक्ट करता है। हेपेटाइटिस A वैक्सीन प्रेगनेंसी में ऑप्शनल है बट टोटली सेफ है। इसको आप तीनों में से किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकते हैं। इसके 2 डोजेस लगते हैं, एक 0 मंथ्स पे और एक 6 मंथ्स पे। तो अगर आप बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं आप या हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे में हेपेटाइटिस A वैक्सीनेशन आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर का अगला इंपॉर्टेंट वैक्सीन है टाइफॉइड वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और इसको आप सेफली 3 से 6 महीने के बीच में ले सकते हैं। इसका सिर्फ एक सिंगल डोज लगता है जो आपको 2 से 3 साल तक की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका ओरल जो वर्जन है वैक्सीन का वो लाइव वैक्सीन है, वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आप सिर्फ इंजेक्टेबल टाइफॉइड वैक्सीन ले सकते हैं सेफली प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब बात करते हैं रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है। अगर आपको डॉग बाइट हो गया है या स्क्रैचेस आ गए हैं तो बिल्कुल भी डिले ना करें। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले सकते हैं अपने आप को रेबीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। रेबीज वैक्सीन एक लाइफ सेविंग वैक्सीन है। इसको आप किसी भी ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है बिकॉज प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में अब आपका बेबी फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली फॉर्म्ड है और आपको देना है सिर्फ प्रोटेक्शन का एक फाइनल लेयर।
Tdap वैक्सीन अगर अभी तक नहीं लगा है तो उसको आप सेफली 3rd ट्राइमेस्टर में अभी भी लगवा सकते हैं। कोविड का बूस्टर, इन्फ्लुएंजा का बूस्टर जो भी पेंडिंग है उसका कोर्स आप 3rd ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल वैक्सीन जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड इवन न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो प्रेगनेंसी में टेटनस या Tdap वैक्सीन कंपलसरी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वैक्सीन आपके ऑप्शनल हैं। इनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करें। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कोर्स आपको प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं करना है। अगर पहले से आपका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कोर्स चल रहा है तो इसको आप डिलीवरी के बाद रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही MMR वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अब वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन कराने से मिसकैरेज हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके और आपके बेबी की प्रोटेक्शन के लिए है, इससे मिसकैरेज नहीं होता है। दूसरा कॉमन मिथ ये है कि अगर आप हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। ये भी गलत है। वैक्सीनेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है एंड स्पेशली बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन कराने से बेबी को केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं, बट ये सोच भी गलत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने से बेबी को एंटीबॉडीज ट्रांसफर होते हैं, ना कि टॉक्सिन्स। तो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन से डरिए नहीं, ये आपकी बेबी की लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन का सवाल है। अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एक्सपेक्टिंग मॉम्स के साथ। तो मैं हूँ डॉक्टर पारुल निगम और अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी कुछ ऐसी नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।